नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका इंग्लिश मीनिंग मेटल एंड नॉन मेटल होता है। लेकिन धातु और अधातु के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये शब्द आया कहाँ से। तो हम लोग सभी जानते हैं द्रव्य, द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ जिसका आयतन और द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन और आयतन का मतलब स्थान ग्रहण करना अर्थात स्थान घेरना। तो सभी द्रव्य का द्रव्यमान और आयतन होता है। तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ में एक तत्व आएगा और दूसरा यौगिक, और मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो तत्व जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, लोहा। तो लोहा को जब तोड़ेंगे तो लोहा ही मिलेगा, फिर लोहा को तोड़ेंगे तो लोहा ही मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा एक तत्व है। यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, जल क्या है? यौगिक है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी मिश्रण हुआ, वायु मिश्रण हुआ। तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का जो संघटक होता है अर्थात कण होता है वो एक समान होता है। जैसे जब जल में हम नमक घोलते हैं तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि नमक जल में पूर्णतः घुल जाएगा। लेकिन जब हम जल में बालू घोलते हैं तो जल में बालू नहीं घुलता है, अर्थात ये विषमांगी मिश्रण हुआ। तो विषमांगी मिश्रण का जो कण है वो एक समान नहीं होता है, जबकि समांगी मिश्रण का संघटक अर्थात उसके कण एक समान होते हैं। अब हम लोग जानेंगे, देखिए तत्व, ये सब क्या है? तत्व है। और ये यौगिक है, ये यौगिक और ये मिश्रण है। मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब मिश्रण बनता है। अब हम लोगों ने देखा तत्व। अब तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, एक धातु, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु। तो आप समझ गए होंगे कि धातु और अधातु शब्द कहाँ से आया। तो तत्व कहीं भाग क्या होता है? धातु और अधातु। तो हम लोग जानेंगे धातु और अधातु और उपधातु के बारे में। तो पहले हम लोग कुछ धातु के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन धातु होता है, और फिर जानेंगे कौन कौन अधातु होता है, फिर हम लोग जानेंगे कौन कौन उपधातु होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ धातु और उसके संकेत लिखे हुए हैं, तो इसे याद कर लेना आवश्यक है। सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का संकेत होता है K, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, कैल्शियम का संकेत होता है Ca। तो लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर अर्थात बड़ा लेटर होता है और सेकेंड छोटा होता है। जिंक का संकेत होता है Zn, एल्युमिनियम का Al, तांबा को कॉपर भी बोलते हैं, तो कॉपर का हुआ Cu। ओके, अब इधर आते हैं। लोहा का संकेत Fe, सिल्वर का Ag, लेड जिसे शीशा भी बोलते हैं इसका संकेत Pb होता है। बेरियम का संकेत Ba होता है, Ba देख सकते हैं आप इस यहाँ पे Ba। सोना का Au और टीन का Sn, तो इसका संकेत लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका इमेज देखेंगे। ये हुआ सोडियम, आप देख सकते हैं सोडियम का संकेत Na। ये हुआ पोटेशियम का संकेत K। ये हुआ कैल्शियम का संकेत Ca। ये हुआ मैग्नीशियम का संकेत Mg। ये हुआ जिंक का संकेत Zn। ये हुआ एल्युमिनियम का संकेत Al, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक कॉपर का संकेत Cu, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। ये आयरन का संकेत Fe। ये सिल्वर अर्थात चांदी का संकेत, सिल्वर को चांदी भी कहते हैं, तो चांदी का संकेत Ag। ये Pb, लेड को बोलते हैं शीशा, लेड, ये लेड है, लेड को शीशा भी बोलते हैं, इसका संकेत Pb। ये बेरियम का संकेत Ba। और ये सोना का संकेत Au, गोल्ड कहते हैं इसे। Sn टीन का संकेत Sn, जो कि टीन है। अब हम लोग कुछ अधातु के नाम जानेंगे। तो पहला है सिलिकॉन का संकेत Si, कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का संकेत O, ब्रोमीन का संकेत Br,
फ्लोरीन का संकेत F, क्लोरीन का संकेत Cl, फास्फोरस का संकेत P और गंधक को सल्फर भी कहते हैं, तो गंधक का संकेत S। ओके, अब हम लोग जानेंगे इसका इमेज। तो ये सिलिकॉन हुआ, इसका संकेत Si। ये आपका कार्बन हुआ, कार्बन का संकेत C। ये आपका नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन का संकेत नाइट्रोजन का संकेत N। ऑक्सीजन का संकेत O, ये ऑक्सीजन हुआ A, इसका संकेत O। ये आपका ब्रोमीन का संकेत Br, आप देख सकते हैं इमेज में। ये फ्लोरीन का संकेत F। Cl, क्लोरीन का संकेत Cl। ये P से फास्फोरस, S से सल्फर, इस सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ उपधातु। कौन कौन है उपधातु? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? उपधातु कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बोरोन, ये सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये टेल्यूरियम। ओके, ये सब क्या है? उपधातु है। अब इस सक्रियता श्रेणी, अब यहाँ पे देखना है कि जो पोटेशियम होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, अभिक्रिया कर लेता है किसी भी चीज़ के साथ। तो ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद कौन है? सोडियम। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे अवरोही क्रम में। ओके, घटती क्रम से, मतलब सबसे अधिक ये है और उसके बाद इससे कम है, इससे ये कम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है सोना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोना क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ? पोटेशियम, और सबसे कम सोना। ओके, अब हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे, भौतिक गुण के बारे में जानेंगे धातु और अधातु का। तो फर्स्ट होता है धात्विक चमक। तो धातु के सतह चमकदार होते हैं, अर्थात चमकीले होते हैं, रंग बिरंग के होते हैं, जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। तो अधातु में चमक नहीं होता है, जबकि धातु में चमक होता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं सोना है, यहाँ पर क्या है? चमक है, इसमें चमक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन अर्थात कोयला है, इसमें कोयला में कोई चमक नहीं होता है। दूसरा गुण है कठोरता। तो धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, कठोर मतलब मजबूत होते हैं, और ये अधिकतर कठोर नहीं होते, अर्थात अधातु जो होते हैं वो अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लोहा है, ये बहुत ज़्यादा कठोर है, जबकि यहाँ पे अधातु ये सब है, ये सब क्या है? ये सब कठोर नहीं है। ओके, जैसे कार्बन ये कठोर नहीं होता है, फास्फोरस कठोर नहीं होता है। अब देखते हैं रूप, अर्थात इनकी अवस्था। तो धातुएं जो होते हैं वो कमरे के ताप पे ठोस रूप में पाई जाती है। अब कमरे का ताप का मतलब हुआ कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग इसको बोलते हैं सामान्य ताप। तो कमरे का ताप का मतलब यही हुआ। कमरे के ताप पर जनरली ठोस क्या होता है? धातुएं क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्यतः ताप पे जो ठोस होता है वो धातु होता है, वो ठोस होता है, जबकि अधातु जो होता है वो ठोस होता है या गैस रूप में पाई जाती है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब क्या है? एल्युमिनियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस है, कुछ आयरन है, लोहा क्या होता है? ठोस होता है, जबकि जो अधातुएं होते हैं या तो ठोस होंगे नहीं तो गैस होंगे। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फर ये क्या है? ठोस है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या है? गैसीय रूप में पाया जाता है, और कार्बन क्या है? यहाँ पे ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो जनरली जो अधातु होता है या तो ठोस होगा या तो गैस होगा, जबकि जितना धातु होता है वो जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब आघात वर्धता का मतलब होता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातु को जब हम पीटकर पतली चादर के रूप में ढाल देंगे तब हम कहेंगे वो आघात वर्धता है। और अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है, अर्थात इसे हम पीट के पतली चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लोहा का चादर बनाया गया है, इसे हम चादर बना सकते हैं। तो धातु क्या होता है? उसे हम चादर रूप में बना सकते हैं, अर्थात तो आघात वर्धता होता है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे है अधातु, इसे हम पीट के चादर के रूप में नहीं बना सकते। कोयला को पीट के चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। फास्फोरस इसे चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को पतली तार के रूप में
खींचा जा सकता है। तो धातु को जब पतला तार के रूप में खींच लेंगे तो तन्यता कहलाता है, और अधातु को तन्य नहीं होता था, अधातु को हम नहीं पतला तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लोहा का तार बनाया गया है, ये सब क्या है, लोहा का तार है, इसे तार के रूप में हम बना सकते हैं, तब ये क्या हो गया था, तन्यता, अर्थात हम लोहा इसे तार के रूप में खींच सकते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कोयला को हम तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अधातु। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत और ऊष्मा के चालक, अर्थात विद्युत उससे प्रवाहित होगा। जैसे सामान्यतः धातु जो होता है उसमें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात उसमें ऊष्मा क्या होता है, प्रवाहित होता है। जबकि अधातु जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात उससे ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तार, ये तांबा का तार है, इसमें ऊष्मा क्या हो जाएगा, प्रवाहित होगा, इसलिए बिजली के रूप में तांबा का तार का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अपवाद है, अपवाद में क्या लिखा है कि सीसा जो हो धातु है और मरकरी भी धातु है, लेकिन वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, तो दोनों अपवाद है। ओके, अपवाद का मतलब हुआ कि ये सब धातु है लेकिन ये लोग कुचालक अर्थात अधातु का गुण पाया जाता है, धातु होते हुए भी सबका गुण क्या है, अधातु है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या अधातु है लेकिन इसमें गुण पाया जाता है किसका, धातु का, अर्थात ग्रेफाइट सुचालक है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सुचालक है और सीसा और मरकरी धातु होते हुए भी कुचालक है। ओके, तो जनरली जो होता है वो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक ही होता है धातु, लेकिन अधातु क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तांबा का तार, ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये सल्फर है, ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, अर्थात से विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। अब घनत्व, तो सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है। घनत्व का मतलब उसमें घना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कठोर ज़्यादा होगा, और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो गलनांक का मतलब, गलनांक का अर्थ होता है कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में पिघलने लगता है तो उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक इसका उच्च का मतलब बहुत अधिक होता है, मतलब ये जल्दी नहीं पिघलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा तापमान लेने पे क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो सामान्यतः घनत्व अधिक होता है और उसका गलनांक में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और अधातु का जो होता है, अधातु का घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लोहा है, इसका घनत्व और गलनांक क्या है, बहुत ही अधिक है। जबकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का घनत्व बहुत ही कम है और गलनांक भी क्या है, इसका बहुत कम होता है। अब ध्वनिक का मतलब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, अर्थात ये किसी चीज़ से टकराएगा तो इससे क्या निकलेगा, आवाज़ निकलेगा। अधातुएं जो होती है उसमें ध्वनिक नहीं होता है। जैसे देखिए स्कूल का ये घंटी है यहाँ पे, तो घंटी में जैसे ही आवाज़ टकराता है कोई सतह तो इससे आवाज़ निकलता है, अर्थात धातु से क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न होता है। जबकि अधातु से कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है। जैसे फास्फोरस है, इसमें टकराएंगे तो कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, तो हम समझ सकते हैं जितना भी धातु होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो अधातुएं होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे SO2 अगर जल में घुल जाए तो H2SO4 बन जाएगा, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो धातुएं होते हैं वो क्या बनाती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो क्षारकीय ऑक्साइड अर्थात क्षारक का pH मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अब हम लोग जानेंगे अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि मान लीजिए कि स्कूल में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में 9 बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं और एक बच्चा खेलने में तेज़ है, तो जो बच्चा खेलने में तेज़ है वो अपवाद कहलाएगा। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अपवाद का मतलब बहुत सारे धातु जो होते हैं वो अधातु के गुण रखते हैं और बहुत सारे अधातु जो होते हैं वो धातु के गुण रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवाद होगा। जो धातु अधातु के गुण रखेंगे वो धातु में अपवाद कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए मरकरी को छोड़कर सारे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, अर्थात वो ठोस होता है। लेकिन एक मरकरी है जो कि धातु है और वो क्या है, यहाँ पे सारी धातुएं द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में मरकरी है जो कि किस अवस्था में, यहाँ पे द्रव अवस्था में है। तो मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसे यदि आप हाथ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, पिघलने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैलियम है, इस पे हाथ से देखिए यहाँ पे पिघलने लगा, हाथ पे रखा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पिघलने लगा है। तो धातु जो होता है वो
उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसा धातु हैं जिसके हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, पिघलने लगेगा। ये सब क्या अपवाद है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो अधातु है, लेकिन ये चमकीला। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अधातु जो होता है वो उसमें चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। तो ये क्या है, अपवाद है। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अधातु है और ये आयोडीन है जो कि क्या है, चमकीला है। कार्बन, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है, मतलब उपस्थित है। तो पृथ्वी पर कार्बन का बहुत सारा रूप है, तो प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपर रूप। जैसे हीरा कार्बन का ही रूप है। हीरा का आप जानते हैं, देखिए इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हीरा क्या है, कार्बन का रूप है। और यह सबसे कठोर है। हीरा क्या है, सबसे कठोर है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अधातु का जो क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। गलनांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पे ठोस द्रव में पिघलने लगे उसे गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर द्रव वाष्प में बनने लगे, अर्थात द्रव से वाष्प बनेगा, तो उससे हम क्वथनांक कहते हैं। ओके, गलनांक और क्वथनांक। तो कार्बन क्या है, अधातु है। और हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि अधातु का क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, बहुत ही अधिक है। और कार्बन का एक अन्य रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, जो कि अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, इसलिए ये अपवाद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हीरा है। ये क्या है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही ग्रेफाइट है, जो कि आपने बैटरी में देखा होगा। ये सब क्या है, ग्रेफाइट है। तो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन ये अधातु है। अब क्षारीय धातु, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं जिसको कि हम चाकू से काट सकते हैं। इसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम होते हैं, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि जो धातु होते हैं उसे वो कठोर होते हैं, उसे हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन कुछ कुछ धातु जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए क्या अपवाद है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम को चाकू से काटा जा रहा है। ओके, अब हम लोग जानते हैं ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु है और ये द्रवावस्था में पाया जाता है। तो यही मतलब ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रवावस्था में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रोमीन है, ये द्रवावस्था में पाया जा रहा है और क्या है, अधातु है। हम लोगों ने देखा कि अधातु या तो ठोस होता है या तो गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रवावस्था में पाया जाता है। ये सब क्या है, अपवाद है। तो जितना क्वेश्चन अपवाद से संबंधित है इसे दिमाग में सेट कर लेना अनिवार्य है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रोमीन है, ये द्रवावस्था में है। अब एक्वारेजिया क्या होता है, हम लोग जानते हैं। अब एक्वारेजिया तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया मतलब एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा और सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा। अब 3:1 का मतलब सपोज कीजिए कि 3 गिलास अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो 1 गिलास आपको नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा। ये दोनों सांद्र होना चाहिए। सांद्र का मतलब गाढ़ापन, इसमें पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, अधिक से अधिक अम्ल होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है, मतलब सोना को भी क्या कर देगा, गला देगा। कब, जब ये दोनों में से किसी अम्ल में से अकेले में क्षमता नहीं होती है। अगर ये दोनों मिलेगा तभी गल पाएगा। अगर आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना डाल दे तो ये नहीं गलेगा, या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल में सोना डाल दे तो भी ये नहीं गलेगा। लेकिन जब ये दोनों का मिश्रण बन जाएगा, लेकिन मिश्रण का कितना होना चाहिए, 3:1, तब ये सोना को गला सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में यही एक्वारेजिया है। ये एक्वारेजिया का बिलियन हो गया और इसमें देख सकते हैं सोना किस तरफ से गल गया है। मतलब सोना के आभूषण डाला गया था जिसमें सोना का कोई प्रकार नहीं रहा पे, मतलब आभूषण यहाँ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये सोना क्या हो गया, यहाँ पे गल गया। अब हम लोग जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कि रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो फर्स्ट है वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो धातु जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। आप देख सकते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम सबसे अधिक क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या लगेगा, ये जलने लगेगा। तो बहुत अधिक ये जलता है। तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए।
उदाहरण देखिए यहाँ पे कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो कि काला होता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल इसमें जरूर याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, अब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती है। अब हम लोग जानेंगे कि सोडियम जो होता है उसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम है, ऐसे मिट्टी के तेल में डाल के रखा गया। क्यों? तो सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर इसे खुला छोड़कर रखा जाए तो ऑक्सीजन से संपर्क में आकर क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। अर्थात जब इसे हम खुला छोड़ दें तो ये क्या करेगा, जलने लगेगा। तो इसे हम केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक और लेड, सीसा अर्थात पीबी वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो ये लोग जो धातु है ये लोग बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, मतलब अभिक्रियाशील है लेकिन बहुत धीरे अभिक्रिया करती है। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, अर्थात O2 के साथ में। और Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। ये जो लोहा है इसे गर्म करेंगे तो प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन अगर लोहा का चूर्ण बनाकर डालेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, जलने लगेगा। मतलब इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि Ag अर्थात चांदी, सिल्वर और Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु नहीं है। बाकी सारा धातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, हम लोगों ने अभी देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो पहला रासायनिक गुण क्या हो गया, वायु के साथ अभिक्रिया धातु का। अब हम लोग देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो वे धातु ऑक्साइड जो आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। इसका नाम हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बना रहा है, लवण और जल। तो लवण का क्या नाम हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड, और जल H2O। फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्षारक क्या नाम है, NaOH, और क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट और जल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। हम लोग देखेंगे कि केवल भाप के साथ एल्युमिनियम, आयरन और जिंक क्रियाशील अर्थात अभिक्रिया करता है। तो भाप का मतलब हुआ जब H2O और यहाँ पे G लिखेंगे अर्थात ये गैस बन जाएगा तो ये भाप बन जाता है। जब हम लोग H2O और बगल में L लिखेंगे अर्थात लिक्विड तो ये द्रव बन जाता है। तो A लिखेंगे तो द्रव रहेगा और G लिखेंगे तो ये वाष्प बन जाएगा। तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये सब भाप के साथ सिर्फ अभिक्रिया करता है। और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु मैग्नीशियम है, Mg। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगता है अर्थात जल के सतह पे आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जल से हल्का होता है। जब हल्का होगा तो जल के सतह पे आ जाएगा और वो तैरने लगेगा। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सीसा को लेड या पीबी कहते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु का नाम सीसा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी Au मतलब चांदी या सिल्वर हो गया, और Au का मतलब गोल्ड, सोना, और Ag का मतलब सिल्वर, चांदी। ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जल के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु Pb, सीसा, कॉपर, तांबा जिसे कहते हैं, Au सोना या गोल्ड,
और Ag मतलब सिल्वर, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली रखने पर या वायु में रखने पर क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे ऑक्सीजन से संपर्क न हो, इसलिए इसे जल में डुबा के रखा जाता है। तो फास्फोरस एक ऐसा धातु है जिसे अगर खुला रख दें तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जलने लगेगा, तब इसे हम जल में डुबा के रखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण। सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस और उष्मा उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसी प्रकार कैल्शियम है, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा इसमें। मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस उत्पन्न करता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और एल्युमिनियम जब, देख सकते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न करता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया होगा, हम लोग अध्ययन किए हैं अम्ल, क्षार और लवण जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आयरन Fe हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे ये क्या है आपका, लवण, और ये H2 गैस उत्पन्न कर रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा इसमें भी। अब हम लोग देखेंगे कि धातु अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़े हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ भी आ रहा है। तो क्या इसमें होता है कि धातु क लवण विलयन ख के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन क और धातु ख बनाता है। इसका मतलब हुआ कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, अर्थात अलग कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ख है, धातु ख है, जो क्या हो रहा है यहाँ पे अभिक्रिया करके अलग हो जा रहा है, मतलब ये कम अभिक्रियाशील धातु है। तो कम अभिक्रियाशील धातु अलग हो जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात अलग कर देता है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे, कौन कौन इसका एग्जाम्पल आएगा। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम करने का मतलब है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु टॉप पे रहेगा और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नीचे बॉटम पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि सबसे ऊपर है। और इस टाइप से सोडियम उससे कम अभिक्रियाशील धातु है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड जिसे पीबी कहते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड अर्थात Au होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, सोना, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। तो अगर हम पूछे या आपसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम या आयरन कौन अभिक्रियाशील धातु है, तो एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किससे, आयरन के तुलना में। उसी प्रकार से कोई पूछता है आपसे कि आयरन और कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो आयरन, और फिर कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे 2 तत्व है, कॉपर और आयरन और कॉपर। अब बताइए कि आयरन और कॉपर में कौन अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आयरन कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, और यहाँ पे कॉपर है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, आयरन, और कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, कॉपर। इसका मतलब कॉपर जो होता है वो जलीय विलयन से अलग हो जाएगा, मतलब उसके विलयन से वो अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर जो है वो अलग हो गया। तो ये आयरन किसके साथ मिल जाएगा, SO4 के साथ में। तो आयरन सल्फेट हो गया, और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु, जिसके कारण ये क्या हो गया, अलग हो गया। और जिंक
यहाँ पे भी देख सकते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ जिंक हो गया Zn और कॉपर, दोनों में कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो कॉपर है। फिर आप इस इमेज में देखिए यहाँ पे जिंक है, देखिए यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, तो कम अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, कॉपर। और कॉपर क्या हो जाएगा, उसके विलयन से अलग हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर क्या हो जा रहा है, उसके विलयन से अलग हो जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अब संयोजकता कोष को पूर्ण, हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो क्या करते हैं कि जिस धातु में इलेक्ट्रॉन घट रहा है या इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो धातु में क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो ये त्याग कर देता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, अपना मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। तो धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लेता है और अपना अष्टक बना लेता है, अर्थात वो धनायन हो जाते हैं। जबकि अधातु जो होता है वो परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिए कुछ धातु, यहाँ पे हीलियम है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पूर्ण हो गया। आर्गन के भी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब धातुएं सोडियम होगा, इसका बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, मतलब ये दे देगा। मैग्नीशियम बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा, क्योंकि इसे क्या बनाना है, अष्टक बनाना है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो बाहरी कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा। या तो फिर इसे 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसानी समझता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। पोटेशियम, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। कैल्शियम बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं धातुएं जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, जबकि अधातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अधातु नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, अर्थात कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा। ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक बना लेगा। उसी टाइप से फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 1, और अपना ये अष्टक बना लेगा। फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ये अष्टक बना लेगा। सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बाहरी कक्षा में 6, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, और अपना अष्टक बना लेगा। तो अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो MgCl2 होता है, हम लोग जानते हैं MgCl2। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो कैसे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12। तो 12 में लिखेंगे 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 और 2 12 हो गया। तो आप लिख लीजिए पहले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, दे देगा, तो इसके लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करेगा तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे Mg2+, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो यहाँ पे हटा देना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए यहाँ पे। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो परमाणु संख्या होता है 17। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 और बचा 7, तो 2 8 7 लिख दिए। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए 1+ लिख दिए। जब ग्रहण कर दिया तो क्या बना, 2 8 8, मतलब इसका भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसे लिखना है इस टाइप में। तो मैग्नीशियम 2+ क्यों लिखे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यहाँ Cl2 2 बार क्यों लिखे, तो फॉर्मूला में हम लोग देखे थे अभी, MgCl2 का फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। अब यहाँ पे Cl अर्थात क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए हम लोग। अब क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 7 को यहाँ क्रॉस किया होगा, 1 2 देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो 7 आएगा, इसमें भी 7 है। अभी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इसके पास 8 हो गया और ये भी अपना दे देगा, अष्टक हो गया। अब लिखने का तरीका क्या है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2+ लिखेंगे। अब क्लोरीन क्या किया है, यहाँ पे क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, और 7 वो क्या था आपका, क्रॉस था और एगो डॉट था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसलिए नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ओके,
यहाँ पे माइनस क्यों लिखा गया, तो इलेक्ट्रॉन को लिया है, प्लस क्यों लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसलिए 2 प्लस और यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे निर्माण किया गया सोडियम क्लोराइड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2 8 1 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। उसी टाइप से यहाँ क्लोराइड है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और सोडियम भी अपना एक अष्टक कैसे पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन को देकर। क्लोरीन कैसे पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर। और लिखने का तरीका सेम है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक हो गया। या फिर अभी हम लोगों ने देखा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या हुआ, आयनिक यौगिक हो गया। तो यही सब क्या करता है, विपरीत आवेश, अर्थात एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है। तो जो धातु होता है वो धन आवेश होता है और जो अधातु होता है वो ऋण आवेश होता है। और दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है, एक आयनिक यौगिक बनता है। ओके, तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखते हैं कि क्या क्या गुण होता है। तो आयनिक यौगिक की प्रकृति क्या होती है, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। तो ये ठोस होता है, ठोस अर्थात ठोस अवस्था, अर्थात इसका आयतन और आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ये समानतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब कि इसे पीटा जाए, हथौड़ा से तो टूट जाएगा। टूट का मतलब कि छोटा छोटा भाग में टूट जाएगा। तो जो होते हैं आयनिक यौगिक, ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये क्या, आयनिक यौगिक हो गया। ओके, तो ठोस होते हैं और भंगुर भी होते हैं। अब आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, वो बहुत ही अधिक होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। फिर हम लोग जानते हैं गलनांक क्या होता है। तो जिस तापमान पर ठोस से द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गलनांक। और जिस तापमान पर द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्वथनांक। तो अगर द्रव से वाष्प अर्थात गैस बना तो क्वथनांक कहलाएगा, और ठोस और द्रव बना तो गलनांक कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड का देख सकते हैं गलनांक कितना है। हम लोग जानते हैं कि 373 केल्विन पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्वथनांक कितना है, ठोस से द्रव 10 से 74, बहुत अधिक है। और इसका क्वथनांक देखिए, गलनांक हुआ रे क्वथनांक, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। मतलब आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अब देख सकते हैं यहाँ घुलनशीलता, घुलनशीलता मतलब घुल जाना। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं। वह केरोसिन, पेट्रोल और विलायकों में अविलय होता है, अर्थात अघुलनशील होता है। जैसे नमक जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन वो पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नमक है, यहाँ पे घुल गया है, जबकि पेट्रोल में नहीं घुलेगा। तो पेट्रोल है, इसमें नमक नहीं घुलेगा, जबकि जल में क्या होता है, घुल जाता है। विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं। जब आयनिक यौगिक को जल में घोल दिया जाता है तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन अगर वो ठोस रूप में है तब वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विद्युत का चालन हो रहा है। जब जल में नमक को घोल दिए और इसे विद्युत प्रवाहित कर तार के माध्यम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, अर्थात ये जल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जब जल में घुल जाते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे मिश्र धातु क्या होता है। अभी हम लोगों ने जाना कि समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थ का जो संघटक होता है एक समान होता है, तब उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु मिलेंगे और उसका समांगी मिश्रण होगा तो मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु को मिश्रातु भी कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। जब कार्बन के साथ लोहा मिलेगा तो लोहा क्या हो जाएगा, कठोर और प्रबल, मतलब बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे इस्पात अर्थात स्टील, तो स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम से बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, मिश्र धातु हुआ। तो इस्पात क्या है, इस्पात मिश्र धातु है जिसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम बनाया जाता है। तो इस्पात से आप देखिए स्टील का कुछ बर्तन है, तो स्टील का बर्तन का निर्माण लोहा, निकेल और क्रोमियम से होता है। पीतल में कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। जैसे आप पीतल का बर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर है इसे और जिंक से
बनाया गया है। ओके, कांसा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कांसा का बर्तन है, कॉपर और टीन से बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कांसा कॉपर और टीन से बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कांसा को कॉपर और टीन से बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे कांसा हो गया। अब अमलगम में क्या होता है कि मरकरी और अन्य पदार्थ को मिला देने पे, मरकरी एक रहेगा और कुछ अन्य तत्व को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा वो अमलगम। तो यही आपका यहाँ पे अमलगम देख सकते हैं। और इसका उपयोग जब दांत में गड्ढा हो जाता है तो भरने के रूप में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमलगम से इसका क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। दांत में कहीं अगर गड्ढा हो जाए तो इसे भरने का उपयोग किया जाता है। सोल्डर लैड और टीन से बना होता है। सोल्डर क्या मिश्र धातु है जिसमें लैड और टीन का उपयोग करके बनाया जाता है। देख सकते हैं आप सोल्डर यहाँ पे है, सोल्डरिंग का तार है। इसका उपयोग सोल्डिंग, देखते होंगे मिस्त्री लोग सोल्डिंग के रूप में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग हो रहा है, इसी तार का उपयोग किया जाता है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे।